क्विट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। कल मिड टर्म एग्ज़ाम एमसीक्यू बेस्ड जो हो रहे हैं, कल है मैथमेटिक्स का। और लास्ट ईयर जैसे मैंने वन डे बिफोर किया था, इस बार भी काफ़ी डिमांड है, तो मैं कोशिश कर रहा हूँ बिल्कुल आनंद फानंद में। मैंने कोशिश की है कि अभी मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्चुअली मैं मान के ये चल रहा हूँ कि आपकी तैयारी पूरी है। बस ये है कि केवल मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का टाइप क्या होना है और जो पेपर में आने के पूरे चांसेस है, मैं केवल वही चीज़ें बताऊँगा। यानी कि जो आपकी तैयारी है उसको कंटिन्यू रखें और इन टॉपिक्स को थोड़े अच्छी तरह से कर लें। और दूसरी बात एक और भी कि जो ज़्यादातर बच्चे अभी पेपरों में जो गलतियां कर रहे हैं कि एमसीक्यू आंसर लगाते वक्त या वो अगर एक क्वेश्चन में डबलिंग कर दे रहे हैं, अगर कोई ऐसी गलती हो जाए तो जो 5th कॉलम है आपको जहाँ पे आंसर लिखना है, जैसे सी लिखना है, अगर आपको लगता है आपने गलती से डी लगा दिया है तो जहाँ लिखना है वो जरूर लिखें। और जितने क्वेश्चंस करने हैं उतने करिए। जो क्वेश्चन आपको नहीं लगता है या नहीं आता उसको खाली छोड़ दीजिए, है ना। उसमें आप तुक्का लगाइए बाद में जब आपको संख्या जितनी पूरी करनी है, क्योंकि नहीं तो बाद के नंबर से उसकी आपकी काउंटिंग होगी। देखिए चैप्टर वाइज जो हम कहें कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर अभी चैप्टर 1 इस बार भी है, एंड 2 और 3 ये दोनों मिलाकर ही 16 मार्क्स बन जाते हैं। चैप्टर 1 में 6 क्वेश्चन आने हैं, चैप्टर 2 और 3 में आपके 10 मार्क्स है, यानी कि 10 क्वेश्चन आने हैं। तो कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आ सकते हैं, मैं उस पर डिस्कस कर रहा हूं। मैंने इसलिए पहले लिख लिया कि मुझे ये वीडियो को ज्यादा लंबा नहीं, कोशिश करूंगा 4 या 5 मिनट के अंदर पूरा फिनिश करूं। तो देखिए चैप्टर 1 में हमारे पास क्या है कि एलसीएम एचसीएफ जैसे छोटे से क्वेश्चन हो सकते हैं, जिसमें कि मान लेते हैं 15 और 25 दिया है, उसका एलसीएम क्या होगा या एचसीएफ क्या होगा। या एक क्वेश्चन 101% आएगा, P × Q = L × H होता है। इन चारों में से कोई 3 चीजें दी होंगी और चौथी आपको निकालनी पड़ सकती है। अगर एलसीएम और एचसीएफ निकालना है तो आप इजी निकाल ही लेंगे, और इस फार्मूले पे क्वेश्चन 101% आपके पेपर में होना चाहिए। दूसरे क्वेश्चंस में जैसे रेशनल है या इरेशनल है, जैसे कि √2 क्या है या 1.01001 इस तरह से दिया, ये क्या है। तो जो इरेशनल नंबर है ये इरेशनल है और परिमेय संख्या है ना। तो वो बता देना कि कौन सा रेशनल है या इनमें से कौन सी परिमेय संख्या नहीं है ना। इस तरह के क्वेश्चन इसमें आपके हो सकते हैं। इसके बाद टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, यानी कि शांत और अशांत का भी एक क्वेश्चन जरूर आपके पेपर में पाएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन ऐसा लगता है कि जिसमें 2 और 5 है नीचे, है ना, तो वो जो है टर्मिनेटिंग होगा। लेकिन उसके बाद जैसे यानी कि शांत होगा। अशांत में भी जैसे कि रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बटे में 2 और 5 नहीं, या 3 है या 7 है, तो उसको देख लीजिए। ये भी हो सकता है इनमें से कौन सा नहीं है, तो ध्यान रखिए नॉट वाले क्वेश्चन में ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद जैसे कि हम चैप्टर 2 और 3 की बात करें, इसमें देखिए मैंने कहा था 6 क्वेश्चन होने हैं। तो 6 क्वेश्चन मान कर चले कि कोई एक एलसीएम निकालने का हो सकता है, या इतनी क्यारियां हैं, इतने बैंड वाले हैं, कितने रोज में होंगे, इस तरह का क्वेश्चन जब भी दिखे तो मानकर चलिए उसमें एचसीएफ निकालने का है ना। तो ये तरह का क्वेश्चन हो गया, और ये क्वेश्चन हो गया, ये हो गया और ये हो गया, यानी कि मिलाकर 6 क्वेश्चन मेरे अकॉर्डिंग बनते हैं। मैंने बिल्कुल वही बताया। अब इसके बाद चैप्टर 2 और 3 में 10 मार्क्स है। 101% एक क्वेश्चन तो ये होगा कि इसके कितने जीरोज बनते हैं। जैसे ग्राफ बने हुए यहाँ 2 10 इंटरसेक्ट कर रहा है तो 2 जीरोज होंगे। इसी तरह का क्वेश्चन और भी, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा निकालना -b/a होता है ना, अल्फा × बीटा c/a होता है। तो इन पे बेस्ड क्वेश्चन है। इससे ज्यादा अगर लेवल में कुछ टफ जाता है तो ये हो सकता है कि α² + β² का मान निकालो, है ना। तो इसका फार्मूला क्या होता है, α + बीटा का होल स्क्वायर -2α बीटा। अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, अल्फा × बीटा का मान निकालेंगे और यहाँ रख देंगे, इक्वेशन हमारा हो जाएगा। अब इसके बाद इसके अलावा क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, क्योंकि 10 मार्क्स है तो इक्वेशन क्या बनेगा। या एक व्यक्ति इतने किलोमीटर जाता है तो उसका इतना एक्सपेंडिचर आता है, पहले का कांस्टेंट है, जैसे टैक्सी ड्राइवर का है क्वेश्चन, तो उसको इक्वेशन में कैसे बना सकते हैं। या अगर वो 12 किलोमीटर गया तो कितने रुपए लगेंगे, यानी कि इक्वेशन बनाकर वहां पे वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर निकल के आएगा। एक क्वेश्चन इस तरीके का हो सकता है। और एक क्वेश्चन क्या 2 क्वेश्चन ऐसे हो सकते हैं जिसमें आपको किस तरह के इक्वेशन क्या है, जैसे कि टर्मिनेटिंग है, ये यूनिक सॉल्यूशन है, या यूनिक यानी कि अद्वितीय हल, या पैरेलल है जिसको हम कहते हैं कि कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट भी आता है, संगत और असंगत। इसके बाद नो सॉल्यूशन और मैनी सॉल्यूशन। तो यूनिक सॉल्यूशन में क्या होगा, दोनों कट जाते हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी ये। इसमें हमारी समांतर रेखाएं होती है जिसको हम कहते हैं नो सॉल्यूशन। तो इसकी किस तरह की रेखाएं होंगी, सॉल्यूशन कैसा होगा, तो हमारा क्या होगा, पैरेलल लाइंस होगी। और या तो हमारा ये भी हो सकता है, कोइंसिडेंट वर्ड यूज होता है इसके लिए, यानी कि एक के ऊपर एक रेखा है ना।
तो उसको हम कहते हैं कि ये मैनी सॉल्यूशन है, अनंत हल है इसके। तो इस तरह का क्वेश्चन और के का मान निकालना, ये दोनों 101% आपके होने चाहिए। अब मैं सीधा आ जाता हूं चैप्टर 6 पे। चैप्टर 6 आपको बेशक टफ लगता है, लेकिन चैप्टर 6 बहुत ही इजी आने वाला आपके एग्जाम में। जैसे कि बिल्कुल सिंपल एक सिमिलर ट्रायंगल्स दिया है, इसके साइड्स दिए हुए हैं, 2.3 है, 4.6 है, ऐसे ये 3.2 है, तो ये कितना होगा, है ना। या तो साइड का, या तो इसका एंगल दिया है 30 है, ये 40 है, ये यहाँ पे 30 है, ये है, तो ये कितना होगा। यानी कि एंगल हमेशा सिमिलर ट्रायंगल्स है तो सेम होते हैं, ठीक है, और साइड्स रेशियो में होती है, यानी कि थियर्स थ्योरम पे क्वेश्चन ये एक 101% आपके पेपर में पाएगा कि यहाँ AD गिवन है 3 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 2 है, तो ये कितना होगा। एक क्वेश्चन 100 ये किताब का क्वेश्चन है कि ये 70 है, ये 125 है, तो ये एंगल कितना होगा। जब एक ट्रायंगल सिमिलर होंगे तो इजीली हम निकाल सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपकी जैसे कि किताब में क्या है प्रूव करने का, जैसे कि AO by CO BO by DO होता है, लेकिन यहां इस क्वेश्चन में MCQ में क्या हो सकता है कि इसकी वैल्यू गिवन है 3, इसकी 5, इसकी 6, तो ये क्या होगा। तो हम वही फॉर्मूला वही लगाएंगे। इस तरह का कोई एक क्वेश्चन 101% कल आपके पेपर में दिखने वाला है। इसके बाद अगर इसके अलावा कोई चीज आ जाता है तो है कि एरिया का रेशियो, यानी कि सिमिलर ट्रायंगल्स के एरिया का रेशियो उसके साइड्स के स्क्वायर में होता है। साइड के स्क्वायर्स का मतलब यह है कि जैसे एरिया ट्रायंगल ABC और नीचे अगर मैं DEF लिख दूं तो क्या होगा, AB स्क्वायर बाई DE स्क्वायर। अब ऐसे क्वेश्चन में जानबूझकर दिए जाते हैं स्क्वायर वाले, जैसे कि एरिया इसका दे दिया है 64 और इसका दे दिया है 121, तो इसका जब रेशियो हम इधर एक मान लो 15 सेंटीमीटर है या मान लो 11.2 है, तो हम जब इसका ना स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये 8 and 11 हो जाएगा। तो इसके बाद इजीली ये x यहां निकल जाएगा आपका। क्योंकि कोशिश कर रहा हूं मैं कि जल्दी बताने के लिए मैं बता रहा हूं कि ये हमेशा स्क्वायरिंग टर्म में दिए होते हैं, इन चारों में से कोई एक चीज। अब पेरीमीटर अगर हो यानी कि परिमाप, तो साइड्स के ही रेशियो में होगा, यानी कि वो एरिया की जगह पेरीमीटर है, परिमाप है, तो AB बटे DE होगा। अल्टीट्यूड हो या मीडियन हो यानी कि माध्यिका जिसको हम कहते हैं माध्य, तो वो साइड के रेशियो में होगा, लेकिन एरिया है तो स्क्वायर के रेशियो में होगा, यानी कि क्षेत्रफल स्क्वायर के रेशियो में होता है। अब देखिए पाइथागोरियन ट्रिक पे एक क्वेश्चन 101% पाएगा कि ये पाइथागोरियन ट्रिक है, यानी कि अगर पाइथागोरियन ट्रिक यानी कि मान लो 3, 4 and 5 है ना, तो ये है इस तरह का क्वेश्चन कि ये 10 मीटर खंबा है लंबा, ये 6 है ना, तो इन दोनों के बीच की दूरी इतनी है, तो इनकी चोटी के बीच की दूरी निकालो। जैसे ये 10 है, ये 6 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इन दोनों के बीच की दूरी कहता है 3 है, तो ये कितना होगा, पाइथागोरियन ट्रिक से 5 हो जाएगा, है ना। या कोई कहता है कि ये मकान है, इस मकान पे इधर सीढ़ी लगाया हमने, है ना, या 2 गलियों के बीच में सीढ़ी लगाई गई है। या कोई कहता है कि बच्चा पतंग उड़ा रहा है ना, तो उस पतंग की डोर की लंबाई कितनी होगी, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन। या इसमें ये भी कह सकते हैं कि ये पेड़ है, यहां से ऐसे टूट के ऐसे गिर गया है, तो इस पेड़ की हाइट कितनी होगी, अगर टफ आया तो। अदरवाइज सिंपल आए तो क्वेश्चन एक ये हो गया, एक ये हो गया, एंगल निकालने का 101% आपके 6 मार्क्स से मैं बता रहा हूं कि आएगा ये नहीं। इसके अलावा एडिशनल जो आपको आता है वो करते रहिए। अब मैं बात करता हूं सीधे चैप्टर 7 की, इसमें भी 6 मार्क्स आने हैं आपके। चैप्टर 7 में क्या है कि x एक्सिस है तो x 0, यानी कि y एक्सिस 0 होगा। एक क्वेश्चन इसमें कि x एक्सिस पे है तो y 0 होगा, y एक्सिस पे है तो x 0 होगा। कोई पूछता है कि x एक्सिस पे वो कौन सा पॉइंट है जो समदूरस्थ है, यानी कि इक्विडिस्टेंट है, तो हम वहां पे x और 0 ले लेंगे। समदूरस्थ वाला क्वेश्चन एक जो आपके किताब में है, वो भी अगर आपको अच्छी उसमें आपकी पकड़ है तो करिए, अदरवाइज उसको छोड़कर चलिए। उससे ज्यादा इजी बता रहा हूं सेंट्रॉइड, जैसे x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, केंद्रक निकालना, तीनों को जोड़कर 3 से डिवाइड करना, है ना, और मिड पॉइंट मध्य बिंदु निकालना। मध्य बिंदु निकालने में क्या होता है, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। मध्य बिंदु का एक और अच्छा सा क्वेश्चन बता रहा हूं, जैसे कि यहाँ सर्कल है, इस सर्कल की ये तो सेंटर क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, तो ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, तो ये बताओ, या ये और ये दिया है तो ये बताओ। फॉर्मूला वही लगेगा, x1 प्लस x2 बाई 2, y1 प्लस y2 बाई 2। अब देखिए नेक्स्ट हमारा चैप्टर 8। चैप्टर 8 के अंदर क्या है कि इसमें एक चीज और भी है, जैसे कि सेक्शन फार्मूले पे भी, जो m1 m2 याद करने का बहुत अच्छा तरीका है कि m1 x2 m2 x1 बटे में m1 प्लस m2, है ना, यानी कि m1 है तो x2 है, वैसे m1 y2 m2 y1 बटे में m1 प्लस m2। कहता है पॉइंट निकालो जो इस रेशियो में काटता है।
हम इससे ज्यादा डेप्थ में इसमें नहीं जा रहे कि किस रेशियो में काटेगा, किस रेशियो में काटेगा। अगर आपको एक चीज मैं ट्रिक बताऊं, अगर आपको लगता है कि क्वेश्चन लेंदी है, ऐसे क्वेश्चन को मैथमेटिक्स के लिए सबसे अच्छा ट्रिक है, उस क्वेश्चन को बाद के लिए छोड़ दीजिए। टाइम मैनेजमेंट मैथमेटिक्स में सबसे ज्यादा मायने रखता है, तो इसको ध्यान में रखिए कि तब उस ऐसे क्वेश्चन को बाद में छोड़िए, जो आपको लेंदी लगता है उसको बाद में अटेम्प्ट करिएगा, या उसको आपको लगता है कि छोड़ सकते हैं तो छोड़ भी दीजिए, उसके जगह ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, आप उसको कर लीजिए। अब चैप्टर 8 में जैसे साइन की या कॉस की किसी की वैल्यू दी गई है, tan की या साइन प्लस कॉस की, मान लो साइन की वैल्यू दे दी गई है, tan प्लस कॉट की निकालनी है, तो यहाँ पे हम 3 है 5 है, तो ये p हो गया, ये h हो गया, b निकल गया हमारा 4। आपको तो आंसर ही निकालना है, तो यहाँ पे ये निकाल कर यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। एक क्वेश्चन ऐसा जैसे कि जिसमें एंगल गिवन है, तो आपको याद है तो आप एंगल फट से वैल्यू पुट कीजिए। जैसे साइन 60 क्या होता है, √3/2, ये 1/2, दोनों को मल्टीप्लाई किया √3/4 है ना, और ये हो गया 1/, यहाँ √3/2 और ये हो गया 1/2, तो ये भी हो गया हमारा √3/4। दोनों को हम ऐड कर देंगे तो इस तरीके से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन ये भी पेपर में अक्सर आता है कि tan a + b की वैल्यू √3 है, तो a + b क्या हो गया 60 डिग्री, a - b ऐसे दिया होगा तो वो 30 होगा। यहाँ हम साइन भी ले सकते हैं कि साइन a + b की वैल्यू है √3/2, तो a + b क्या हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन में 60 और 30 होते हैं, दोनों को निकाल कर 45 और 30 वो आ जाता है आंसर आपका, है ना। अब देखिए कि अब चैप्टर 12 में एक शेडेड रीजन, जैसे ये घोड़ा है, ये इतनी इसकी ये है, तो कितने हिस्से पे चल पाएगा, एक तो इस तरह का क्वेश्चन हो गया। एक घड़ी का क्वेश्चन है, अक्सर पेपर में आता है कि घड़ी की सुई की लंबाई इतनी है, इतने मिनट में कितना, 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, यानी कि 60 मिनट में 360 का बनता है, तो उस हिसाब से हम एंगल निकाल लेंगे और फिर एरिया निकल जाएगा। एक क्वेश्चन ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वलय का एरिया, वलय यानी कि रिंग, पाई बड़ा r² माइनस छोटा r², इस तरीके से ये निकल जाएगा। या कोई और शेडेड रीजन में ये हो सकता है कि ये इस तरीके से ये दिया है और ये दिया है, तो इसका एरिया कितना होगा, लेकिन आएगा बिल्कुल इजी। आपको पता है 1 मिनट का आपको टाइम है क्वेश्चन में, तो आपको इससे ज्यादा तो लेंदी क्वेश्चन हो ही नहीं सकता कि वो जिसमें आपका टाइम कंज्यूम हो। तो ये ध्यान रखिएगा, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस आने हैं जो ट्रिकी टाइप के हो, जो आपको पता चल जाए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 15। चैप्टर 15 बहुत ही इजी है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है, लीप ईयर है ना, लीप ईयर यानी कि अधिवर्ष जिसको हम कहते हैं, तो उसमें संडे या मंडे कोई भी प्रायिकता हो, आंसर 2/7 होगा। अगर नॉन लीप ईयर है यानी कि लीप ईयर नहीं है जिसमें 365 डेज होते हैं, तो उसका आंसर 1/7 होगा, चाहे कोई भी डे हो। इसके अलावा एक क्वेश्चन और भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आता है कि 5 रेड बॉल है, 3 ये है, 4 ब्लू है, 4 ब्लू है, तो क्या होगा ब्लू की प्रोबेबिलिटी, तो जो है जिसकी निकालनी है वो बटे में 12। एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है कि डिफेक्टिव बल्ब की प्रोबेबिलिटी 0.9 है, तो नॉन डिफेक्टिव की क्या होगी, 1 में से माइनस कर लेंगे, यानी कि PE + PE0 = 1 होता है। ये भी एक फॉर्मूले पे भी आ जाता है, और वैल्यू दिया है तो उसको हम 1 में से घटा, कई बच्चे घटाने में गलती करते हैं, तो ध्यान रखिए जैसे 1 है तो 1.0 ये हुआ, और इसमें से हमें घटाना है 0.09, तो हम ऐसे करके ये पॉइंट के नीचे पॉइंट रख के ऐसे घटाएंगे ताकि हमारा आंसर गलत ना हो। इसके बाद हमारा प्रोबेबिलिटी में फेस कार्ड है, फेस कार्ड की प्रोबेबिलिटी 12/52 होती है। कोई कहे ब्लैक क्वीन की चाहिए, तो ब्लैक क्वीन हमारे कितने होंगे, 2 हो गए, क्योंकि देखिए 13 का पेयर वो है सारा, तो 13 के हिसाब से देख लीजिए कि 11, 12 और 13 ये 3 फेस कार्ड होते हैं, तो हो गया। या कोई कहता है कि कॉइन्स के क्वेश्चन जिसमें 2 ही कॉइन, मैक्सिमम 2 कॉइन्स पे क्वेश्चन होंगे, तो 2 कॉइन पे हेड टेल, हेड हेड है ना, हेड टेल और टेल टेल ये होते हैं, उसमें आप करके निकाल सकते हैं। मिला जुलाकर पेपर आपका कल का बहुत इजी आने वाला है, आप पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए, टाइम मैनेजमेंट रखिए, ज्यादा टाइम मत कंज्यूम करिए। इस वीडियो को मैं एडिट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आज ही मैं शूट कर रहा हूं, कल पेपर है। ये 1 डे बिफोर मेरे लिए, इस साल के लिए पहला 1 डे बिफोर मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। उम्मीद है आप इस पूरे अच्छे माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पेपर करेंगे, और ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। मुझे उम्मीद है कि आप टाइम मैनेजमेंट को इतने अच्छे तरह से करेंगे कि आपका पेपर अच्छा होगा। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।